इफ़रा तेज़ी से सड़क किनारे चल रही थी। आज उसका इंटरव्यू था। उसके मामू ने उसकी कंपनी में उसको भेजा था कि मेरे दोस्त की कंपनी है। यहाँ तुम्हें जॉब लाज़मी मिल जाएगी। लेकिन इफ़रा को लग रहा था कि आज उसका बुरा दिन है। गुस्से से बोली, एक तो पता नहीं क्या मुसीबत है इस मोटी की। मुझे हर चीज़ पूरी आ जाती है, लेकिन आज तो लगता है कि मेरा दिन ही खराब है। वो तंग जीन्स के साथ शॉर्ट वाइट कमीज पहने हुए जल्दी से चल रही थी, और ऊपर से आज उसने हाई हील्स भी पहनी हुई थी। और रिक्शा ताकि मिल ही नहीं रहा था, लेकिन वो भी अपनी जगह रुकी नहीं। तेज कदमों से चलती रही कि अचानक उसे एक टैक्सी नजर आई। उसने हाथ देकर उसे रोका और वो तेजी से उस टैक्सी में बैठने ही वाली थी कि एक नौजवान सूट बूट पहने तेजी से उससे पहले कि टैक्सी में सवार होने लगा। दोनों का सर टकरा गया। इफरा तो गुस्से से खौल ही उठी। वो बोली, अंधे हो गया? नजर नहीं आता कि टैक्सी मैंने रोकी है और मैं ही इस पे बैठकर ऑफिस जाने वाली हूँ। जाओ, तुम कोई और टैक्सी ढूंढो, मुझे देर हो रही है। जबकि ड्राइवर चुपचाप उन दोनों की तरफ देख रहा था। मुकाबिल भी चुप नहीं रहा। वो तेजी से बोला, मैडम, आपने ये टैक्सी खरीद नहीं ली है। मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ और मैं ही इसमें बैठकर जाऊंगा। जाओ, अपना काम करो। इफ्रा गुस्से से बोली, तुम हो क्या चीज? एक तो इतनी जोर से मुझसे टकराए हो और ऊपर से माजरत करने के बजाय आगे से बहस कर रहे हो। मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। मेरा टाइम मत जाया करो और चले जाओ यहाँ से। जबकि मुकाबिल बोला, मैं भी आज लेट हो गया और मुझे नहीं पता था कि तुम जैसी लड़की से टकराव हो जाएगा और मेरा दिन मजीद खराब हो जाएगा। इफ्रा की तो होश ही उड़ गए। वो गुस्से से बोली, दिन तो आज मेरा खराब हो गया। तुम जैसे बंदर की शक्ल जो देख ली है, समझते क्या हो तुम खुद को? ये बोलकर वो तेजी से ड्राइवर की तरफ मुंह फेर कर बोली, मुझे सेक्टर नंबर 3 में जाना है, जल्दी चलो। और जिस कंपनी का नाम उसने बताया वो सुनकर बलाश तेजी से बोला, तो क्या तुम BZ में कंपनी में जा रही हो? मैंने भी वहीं जाना, चलो हम इकट्ठे ही चलते हैं। इफ्रा मुंह चढ़ाकर बोली, मैं तो वहां जॉब करती हूँ, तुम वहां क्या करने जा रहे हो? और तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम जैसे बंदर के साथ बैठकर सफर करूंगी और किसी अनजान शख्स के साथ मैं टैक्सी में अकेली बैठ सकती हूँ? इफ्रा ने तंग कर कहा। बलहाज धीरे से बोला, तो क्या टैक्सी वाले को तुम जानती हो? वो मेरे डैड की कंपनी है और मैं वहां CEO हूँ। बलहाज ने फखर से बताया। उसने इफ्रा को इम्प्रेस करना चाहा, लेकिन वो हंसते हुए बोली, वेरी फनी। तुम जैसे को तो उस कंपनी में कोई जूते पॉलिश करने की नौकरी भी ना दे और बात कर रहे हो तो कि तुम उस कंपनी के बेटे हो। बहुत हंसी आ रही है। मेरी तो खैर तुम्हें इतनी जल्दी है तो चले जाओ इस टैक्सी में, मैं कोई और ढूंढ लूंगी। एक अनजान आदमी के साथ जाने से बेहतर है कि मैं पैदल ही चली जाऊं। ये कहकर वो नीचे उतर गई। पलाश हैरान था कि उसे इस लड़की पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। जैसी वो बातें उससे करके गई थी और ऊपर से बंदर भी कह गई थी और जूते पॉलिश करने वाला लगता हूँ क्या मैं इसे। उससे सर झटका और गाड़ी में बैठ गया। वो साइड मिरर से देख रहा था कि वो लड़की खुद ही गुस्से से अपने आप से बातें करती हुई सड़क पर चलती जा रही थी। एक बार ड्राइवर को बोला कि उसके पास गाड़ी रोको। शीशा नीचे करके बोला, आ जाओ, बैठ जाओ, हम भी वहीं जा रहे हैं, मुझे लेट हो रही है। लेकिन इफ्रा फौरन बोली, चले जाओ तुम यहाँ से, मेरा दिन तो पहले ही खराब कर चुके हो। मुझे नहीं लगता अब मुझे वहां नौकरी मिलेगी, जाओ तुम। वो दो टोक बात करके फिर से चलने लगी, जबकि बलाज मुस्कुराने लगा, क्योंकि इसे ही आज ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि उसने आज इंटरव्यू करने थे और किसी काबिल लड़की को सेक्रेटरी की जॉब पर फाइज करना था। और उसे भी यही शक पड़ा कि ये लड़की भी वहीं जा रही है। उसे ड्राइवर को बोला कि गाड़ी तेजी से चलाओ और वो इफ्रा से पहले ही अपनी कंपनी में पहुंचकर अपने ऑफिस में बैठ चुका था। थोड़ी देर बाद उसे इत्तला दी गई कि इंटरव्यू देने वाले लड़के लड़कियां पहुंच गए हैं। तब बलास ने एक एक करके सबको आने को बोला और सबके इंटरव्यू लेता रहा। उसे कुछ काबिल लड़के लड़कियां भी नजर आ रहे थे, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती कि उसे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद आखिरी उम्मीदवार जबकि कमरे में दाखिल हुई तो बलाज उसे देखकर खड़ा हो गया, जब कि इफ्रा की तो ची ही निकल गई। बलाज मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोला, आइए आइए मोहतरमा, इधर आइए।
बल्कि रुकिए, मैं आपके पास आता हूँ। अब बोलिए क्या बोल रही थी आप? कि इस कंपनी में मुझे कोई जूते पॉलिश करने के लिए भी नहीं रखे, जबकि ये कंपनी मेरी है और मैं यहाँ का मालिक हूँ। तो क्या ख्याल है, तुम जैसी लड़की को यहाँ जॉब के लिए रखूंगा? उसने आईब्रो झुकाकर पूछा। तुम्हारी शर्मिंदगी के इफ्रा की आंखों में नमी भरने लगी, जिसे बलाश ने बहुत गौर से देखा और हाथ आगे बढ़ाया। इफ्रा हैरान थी कि उसके आगे अपना हाथ क्यों कर रहा है। इफ्रा सोचने लगी शायद वो इसकी रूहनी सूरत से इंप्रेस हो गया है और उससे हाथ मिलाना चाहता है। उसने अपना हाथ बढ़ाया ही था, जिसे बलास ने थामे बगैर कहा, मैं फाइल मांग रहा हूँ। इफ्रा गड़बड़ा गई और जल्दी से अपनी फाइल बलास को दे दी और वो जलता हुआ अपनी सीट पर आकर बैठ गया और उसकी फाइल को बारीक बीनी से देखने लगा। बिलाशुबा वो ज़हीन लड़की थी, बहुत ही अच्छे नंबर लेकर हर क्लास में पास हुई थी। वो बोला, क्या आपने इससे पहले कभी कहीं जॉब की है? इफ्रा आहिस्ता से बोली, नहीं ये मेरी फर्स्ट जॉब होगी। इतने में ही बलाज का फोन बजने लगा और उस पर बड़ा बड़ा डार्लिंग लिखा हुआ जगमगा रहा था। इफ्रा ने एक नज़र मोबाइल को देखा और नज़र झुका ली। बलाज ने फोन ओके करके अपने कान से लगा और बोला, डार्लिंग, मैंने तुम्हें रात बताया भी था ना कि आज मैं इंटरव्यू लेने है, तुम्हें मसरूफ हूँगा, तुम क्यों मुझे कॉल कर रही हो? मुकाबल की बात सुनकर वो हंसते हुए बोला, जी जी मुझे बिल्कुल याद है, मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। मिलते हैं रात को, और अच्छी सी पार्टी तुम्हारे लिए अरेंज करके रखी हुई है मैंने। ये कहकर वो हंसते हुए उसने एक दो बातों के बाद फोन बंद कर दिया और सामने देखा तो इफड़ा मुंह फाड़ कर उसकी तरफ गौर से दिख रही थी। वो सोच रही थी कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक और इतना खड़ूस नजर आने वाला सर बहुत तहजीब याफ्ता होगा, लेकिन वो तो थड़की निकला, लड़कियों से कैसे उनकी बर्थडे मनाने की बातें कर रहा था। उसका इमेज जो अभी 2 मिनट पहले इफ्रा की नजर में बहुत अच्छा बन गया था, वो चकनाचूर हो गया। तब बलाज उसकी फाइल को अच्छे से देखकर उसके सामने रखकर बोला, आज से मैं तुम्हें सेक्रेटरी की जॉब पर हायर कर रहा हूँ। याद रहे कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। तुम्हें वलीद सारी बातें समझा देगा। फिलहाल जाओ और मेरे लिए एक कप हॉट कॉफी का बनाकर लेकर आओ। इफ्रा हैरान थी कि हर कोई जब जॉब देता है तो कल आने का बोलता है, कल से जॉब पर आना है, लेकिन अभी वो थोड़ा खुश भी नहीं हुई थी कि उसे जॉब मिल गई कि अब वो अगले हुक्म पर हैरान ही रह गई। थोड़ा सा गुस्सा भी आया। वो बोली, ये क्या बात हुई? मैं तो कल से आऊंगी ना, आज तो मेरा इंटरव्यू था ना। हाँ, तुम्हारा इंटरव्यू था और तुम सेलेक्ट हो गई हो, मैंने तुम्हें जॉब दे दी है, तो तुम अब काम करो। अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो घर जाने का तो जाओ, मैं किसी और को रख लूंगा। वो कंधे झुका कर बोला। तब वो बोली, नहीं नहीं, मैं जॉब करने के लिए ही आई हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तो उठो, अब जॉब करो, काम करो, जाओ मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। इफ्रा बोली, कॉफी बनाना भी क्या मेरा ड्यूटीज में शामिल है? इकरा के लहजे में कुछ नापसंदगी थी। तब अलाज बोला, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, अब तुम्हें ही मेरे काम करने होंगे। जो भी मीटिंग्स हुई वक्त से पहले मुझे बताना होगा, क्योंकि मुझे फिर तैयार भी होना आता है ना। अब जाओ और कॉफी बगैर चीनी के हो। इफ्रा गुस्से से मुड़ी और दिल ही दिल में बोली, जहन न डाल कर ना दूं उसमें तुम्हें। क्या दिन आ गया मुझ पे कि तुम जैसे बंदर की सेक्रेटरी बनना पड़ रहा है मुझे। पीछे से बालाज बोला, क्या तुम मुझे कुछ कह रही हो? इफ्रा गड़बड़ा गई और बोली, नहीं नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कह रही। ये बोलकर वो तेजी से ऑफिस से बाहर निकली और सुकून का सांस लिया। सबसे पहले तो घर फोन किया कि उसे जॉब मिल गई है और आज से उसने जॉब ज्वाइन कर ली है। तब घर वालों ने भी खुशी का इजहार किया। अब वलीद उसे सब कुछ समझा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने बलाज को उसकी कॉफी लाकर भी दे दी, लेकिन उसने उसमें बहुत मेन मेंट निकालकर कॉफी झागदार नहीं और दूध में कॉफी की मिकदार कम है। आइंदा मेरे लिए जब बनाओ तो ऐसी बनाना, वैसी बनाना। वो चुपचाप सुनती रही, क्या कर सकती थी। अब उसका बॉस जो था, अब तो कभी ना कभी से वो ये बात सुना ही देता था कि तुम सड़क पर ऐसे लोगों से लड़ती फिरती हो। इफ्रा भी आगे से कुछ ना कुछ जली कुटी सुना ही देती थी। अब तो लगता था कि बलाज का दिन भी नहीं गुजरता था जिस दिन इफ्रा से बहस ना कर ले। ऐसे जैसे उसे अब मजा आने लग गया था इफ्रा को तंग करने में। कभी कभी
वो बहुत सख्ती से पेश आता और कभी बहुत प्यार से। इफ़रा को वो इतना भी बुरा नहीं लगता था जितना कि पहले दिन लगा था। लेकिन उसकी लड़कियों से फ्लर्ट करने की आदत उसे बिल्कुल जहर लगती थी। उसका बस नहीं चलता था कि वो उसका मोबाइल उठाकर ही दौड़ दे। लेकिन फिर सोचती कि मुझे क्या, जो मर्जी करे, और मेरा कोई बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है। फिर वो तौबा तौबा करती कि वो क्या सोच रही है। वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और उससे छोटी उसकी 2 बहनें अभी पढ़ रही थी। एक भाई था, वो भी अभी पढ़ रहा था। इफ़रा की तालीम मुकम्मल हो गई थी और वो कुछ घर के हालात ऐसे थे और कुछ इफ़रा को नौकरी का शौक भी बहुत था कि उसने अपने माँ-बाप को बड़ी मुश्किल से जॉब करने के लिए मनाया। बहुत ही मुश्किल से उसे इजाज़त मिली थी नौकरी की। उसके मामू ने उसकी बहुत हेल्प की और उस कंपनी में उसे जॉब दिलवाई, जहाँ उसे ठीक-ठाक सैलरी मिल जाती। इफ़रा की 2 बहुत अच्छी दोस्तें थीं। एक सरकारी अस्पताल में नर्स थी, जबकि दूसरी एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती थी। उन दोनों को 1 साल होने वाला था नौकरी करते, जबकि इफ़रा को ही अब लेट नौकरी मिली थी। असल में उसके माँ-बाप नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी दर-दर की ठोकरें खाए और नौकरी करे। बेशक वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन बहुत खुददार लोग थे। बस फिर इफ़रा ने किसी की नहीं सुनी और अपने माँ-बाप को मना कर ही दम लिया। उसे शौक भी बहुत था। इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा जब उससे फ़ायदा ही ना उठाया जाए। इसलिए अब वो इस कंपनी में जॉब कर रही थी और ठीक-ठाक सैलरी ले रही थी। उसे जब अपनी तीनों दोस्तों को पलाश के बारे में बताया और उससे पहली मुलाकात के बारे में बताया कि किस तरह उन दोनों की तकरार हुई, और थोड़ी देर बाद ही इफ़रा को मालूम हुआ कि उसका न्यू बॉस है वो, तो उसकी दोनों दोस्तें सना और ज़ारा बहुत हंसी। ज़ारा तो हंस हंस कर लूट फूटी हो गई और बोली, यार तुम्हारे साथ तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने एक ड्रामा में देखा था। उसमें तो बिल्कुल लड़की ऐसे ही अपने बॉस से टकराती है और फिर पता बाद में क्या होता है, उन दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर उनकी शादी हो जाती है। ये बोलकर जारिया फिर से हंसने लगी। इफ़रा गुस्से से बोली, चुप कर जाओ, हंस हंस कर पागल हो जाओ क्या, मेंटल औरत। और सकाप्ती वर्षा ना, तुम क्या चुपचाप बैठी हो, इसकी बकवासें सुन रही हो? इसे चुप नहीं करवा सकती क्या? अल्लाह ना करे मुझे उस जैसे ठरकी से कभी प्यार हो। बेशक वो एक खूबरू नौजवान है, लेकिन लड़की हो, वो मेरा सर है। मैं वहाँ काम करती हूँ और वो लोग बेहद अमीर हैं। और कहाँ वो, हम कहाँ हम। खबरदार ऐसे अगर बात दोबारा की तो। इफ़रा ने उन दोनों को चुप करवा दिया, जबकि सना फिर से जारिया को हंसाने लगी। देखो तो जरा, इसने अपने बॉस को ही बंदर बोल दिया। वो तीनों स्कूल फ्रेंड्स थी और आज जिंदगी के इतने साल गुजरने के बाद भी, जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके जॉब कर रही थी, लेकिन उसकी दोस्ती पहले दिन की तरह ही थी। सना की मंगनी अपने चचेजाद के साथ कब की हो गई थी। अब तो उसने लड़ झगड़ कर कुछ साल नौकरी करने की इजाज़त भी ले ली थी कि बाद में वही हांडियाँ बनानी है और बच्चे पैदा करने हैं। मैं 1-2 साल कुछ करना चाहती हूँ, अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ। जबकि ज़ारिया एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखती थी। उसकी बहन भाई उससे छोटे थे और कमाने वाली अब वही थी, घर में। लेकिन कुछ भी हो जाता, उसकी ज़िंदगी जितनी भी टेंशन परेशानी आती रहती, लेकिन वो दोस्त आपस में 1 हफ्ते के अंदर 2-3 बार तो ज़रूर ही मिलती और यूं ही घुल मिलकर बैठती। हर एक बात एक दूसरे से शेयर करती। वो तीनों अच्छी तरह जानती थी कि एक दूसरे के घर में क्या चल रहा है और जितना हो सकता था एक दूसरे की मदद भी करती थी। आज सारी अपने अब्बा की मेहरान गाड़ी लेकर ऑफिस गई हुई थी। उसने वहीं से दोनों दोस्तों को फ़ोन कर दिया था कि आज थोड़े टाइम से पहले फ्री हो चलना। मैं तुम दोनों की ऑफिस से ही पिक कर लूँगी और फिर हम कहीं बैठकर अच्छा सा खाना खाएंगे। आज मुझे तनख्वाह मिल रही है और मैं गाड़ी भी साथ लाई हूँ। वो तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कर रही थी। जब भी उनको टाइम मिलता वो ऐसे ही तीनों एक दूसरे को कॉल मिला लेती थी। ज़्यादातर कॉन्फ्रेंस कॉल में ही तीनों बातें करती। अब भी जारिया ने उनको बोला कि शाम का प्लान है खाने का। तो इफ्रा और सना ने बोला, ठीक है, आज हम जल्दी फ्री हो जाएंगी, अगर हमें भी साथ ले लेना। और तीनों अपने काम जल्दी जल्दी से निपटाने लगी। इफ्रा एक फाइल लेकर जल्दी से बलाज के ऑफिस की तरफ जा रही थी। तो उसी वक्त उसने देखा कि बलाज अपने ऑफिस से निकलता हुआ बाहर जाने की तैयारी में है। तो वो जल्दी से पीछे और बोली, रुके सर, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? ये एक फाइल है, एक नज़र देख लिए प्लीज इसको।
और आपके कुछ साइन साइन चाहिए इस पर। तब बिलाज बोला, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर देख लूंगा। इफ्रा बोली, बस 2 मिनट लगते हैं, क्या आपके पास इतना भी टाइम नहीं? तब बलाज बोला, मैं बहुत असूल प्रस्त इंसान हूँ, काम के वक्त काम करता हूँ। तुम ये फाइल जाकर मेरे ऑफिस में रख दो, मैं वापस आऊंगा तो आकर देख लूंगा और साइन भी कर दूंगा। और ये बात रखा करो याद कि इस ऑफिस का हेड मैं हूँ, तुम नहीं। मुझसे ज्यादा इस ऑफिस की और इस कंपनी की किसी को फिक्र नहीं हो सकती, किसी को फिक्र नहीं हो सकती है ये। बलाज चिढ़ सा गया कि इफ्रा न्यूज से पीछे से आवाज देकर रोका और अब जोर देकर बोल रही थी कि 2 मिनट ही तो लगने हैं, फाइल देख कर जाए। तब वो गुस्से से ये सारी बातें बोल गया। तब इफ्रा नाक चढ़ाकर बोली, जी मैं समझ गई बला सर, आप ही की कंपनी है, मैं कौन सा इसको अपने सर पर उठा लिया है, जाए आप। ये बोलकर वो अपनी हाई हील में उसको टक टक करते अपने केबिन की तरफ आ गई और आकर फाइल जोर से पटकी और बोली, पता नहीं कि बंदर खुद को समझता क्या है। फिर गुस्से से चेयर पर बैठ कर सोच रही थी कि अब तो लाजमी बलाज के आने का इंतजार करना ही होगा, क्योंकि ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट थी और कल ही इन लोगों को बलाज की मीटिंग थी। उसे जारिया को फोन किया और बोली, यार प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, फिर थोड़ी लेट रख लो। वो बंदर कहीं चला गया है, यकीनन लड़कियों से मिलने गया होगा। वो गुस्से से बोली। सना जोर से हंसी और बोली, क्या वो इतना ठरकी है कि एक ही दिन में एक ही बार में कई लड़कियों से मिलता है? इफ्रा गुस्से से बोली, मेरी तरफ से भाड़ में जाए, चाहे 1000 लड़कियों को मिले, मुझे क्या। तब जारिया बोली, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें कुछ है और तुम जेलस हो रही हो। जारिया की इस बात पर इफ्रा को और गुस्सा आ गया और बोली, जलती है मेरी जूती, और तुमने सोच भी कैसे लिया मैं उस बंदर से चलूंगी? पता नहीं वो भी कैसी लड़कियां होंगी जो उस जैसे शख्स को मुंह लगाती होंगी। उससे चिढ़कर कहा और फोन रख दिया। तकरीबन 1 डेढ़ घंटा बाद बलाज ऑफिस में आ गया तो उसने आते ही इफ्रा को बुलाया कि वो फाइल लेकर आओ। तब इफ्रा फाइल लेके बोली, सर आधा घंटा रह गया है छुट्टी होने में, तो क्या मैं कुछ दिन पहले जा सकती हूँ? बलाज बोला, क्यों, खैरियत है? अभी तो बहुत काम है ऑफिस में, तुमने जल्दी जाकर क्या करना है? इफ्रा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो गुस्सा पी के बोली, मेरी दोस्त मुझे लेने आ रही है, हम दोनों का कुछ प्लान है, हम खाना खाने का, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप मुझे जाने दें, मैं भी आपकी तरह लड़कियों के साथ बैठ जाकर खाना खाना चाहती हूँ। बलाज को जोर से हंसी और बोला, चलो ठीक है, चली जाओ। जबकि इफ्रा बूढ़े बूढ़े से मुंह बनाती हुई ऑफिस से बाहर आ गई और जारिया को कॉल की कि आकर मुझे ले जाओ। ऑफिस के बाहर खड़े होकर जारिया की गाड़ी के पास और बलाज को ख्यालों में ही खूब खड़ी खड़ी सुना रही थी। ऊपर खड़ा बलाज इफ्रा को गुस्से से तेज तेज बोलता हुआ देख रहा था। उसे आज फिर से वो पहले दिन वाली लड़की याद आ गई जो उसके साथ टैक्सी में बैठना गवारा नहीं कर रही थी, और आज उसके साथ उसी के ऑफिस में इतना टाइम गुजारती है और काम करती है। तब अचानक से सना और जारिया की नजर भी ऊपर पड़ी तो उन दोनों ने ऊपर देखा। बलाज को इतनी दूर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि वो दोनों उसके दोस्त थे। बलाज के बारे में ही पूछ रही थी कि वो कौन है, और इफ्रा बुरे बुरे मुंह बनाती हुई कुछ बोल रही थी। वो तीनों जब गाड़ी में बैठ गई तो जारिया और सना बोली, यार तुमने तो बताया नहीं कि तुम्हारा सर इतना हैंडसम और खूबसूरत है। अगर मेरी मंगनी ना हुई होती ना, तो कसम से मैं तो जरूर उसे चक्कर चला लेती और इस बड़ी सी कंपनी की मालिक बन जाती। इफ्रा बोली, यार तुम लोग क्या उसकी बातें कर रहे हो, वहां मैं उससे जान छुड़वा कर आई हूँ, और यहाँ वो तुम लोगों को इतना हैंडसम लग रहा है। कोई हैंडसम नहीं है, चलो। और तुम्हारा मंगित है इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, अच्छा है, जो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, उसकी तरह इतनी लड़कियों के पीछे नहीं है। वो बलाज की तारीफें सुन सुनकर थक चुकी थी और बोली, बस अपनी बात करो, उसकी बात ना करो। जारिया बोली, हाँ ठीक है, उसकी बात नहीं करते, लेकिन मैं तो यही कहती हूँ तुमसे आखिरी बार कि यार उसे पटा लो, तुम्हारे साथ बहुत खूबसूरत लगेगा, तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगेगी, तुम भी तो इतनी प्यारी हो। इफरा ने जोर से अपने सर पर हाथ मारा और बोली, तुम क्या चाहती हो, मैं इस गाड़ी से नीचे उतर जाऊं? अभी तो बहुत भूख लगी है, जल्दी चलो यार। ठीक है, तुम कह रही हो, हाँ मैं पटा लूंगी, फिलहाल चलो, जहाँ खाना खाना है वहीं चलो। इफरात जान छुड़ाने को बोली। इससे बहुत भूख लगी हुई थी, लेकिन दोस्तों को
तो उसके पास आगे-पीछे कोई नज़र ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो चिढ़ गई। जब वो तीसरी बार पलाश के पास उसकी ज़रूरी मीटिंग का बताने के लिए आए, तब भी वो फ़ोन पर ही लगा हुआ था। अब क्या इसने ख़्याल नहीं किया? ज़ोर से बोली, "सर, लड़कियों से बात करने के अलावा भी आपको कुछ याद रहता है या नहीं? 10 मिनट बाद आपकी एक ज़रूरी मीटिंग है और आप अभी तक फ़ोन पर लगे हुए हैं।" बलराज ने जल्दी से कॉल कर दी, बोला, 10 मिनट बाद मीटिंग है और तुम मुझे अब बता रही हो? पहले नहीं याद दिला सकती थी क्या? तब वो चिढ़कर बोली थी, "कब याद दिलाती? और कैसे? 3 बार तो आ चुकी हूँ। आपकी इतनी लंबी कॉल चल रही थी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैं क्या करती?" इफ़रा गुस्से से बोली। बलराज जल्दी से उठा और लैपटॉप खोलते बोला, "चलो, जल्दी से मुझे एक ज़रूरी पॉइंट बताओ। मैं तो मीटिंग के लिए तैयार नहीं हूँ।" वो जल्दी से उठकर लैपटॉप की तरफ आया ही था कि इफ़रा ज़ोर से इफ़रा से टकराया। नतीजे में इफ़रा केबल के साथ टकरा गई। तो वो गुस्से से बोली, "मुझे नहीं पता, आप खुद ही कर ले।" ये बोलकर वो ऑफिस से बाहर निकल आई और शॉर्ट लीव लिख कर रख दी और घर आ गई। अगले दिन उसे पता चला कि बलाज ने मीटिंग कैंसिल कर दी थी और वो चुप रही। लेकिन जब से उससे टकराया था, उसके दिल में एक अजीब से ख्यालात आ रहे थे। जारिया और सना की बातें बार बार उसे याद आती। वो सोचने लग जाती कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी बलाज के साथ शादी हो जाए, और फिर वो खुद ही तोबा तोबा करने लग जाती कि ये मैं कैसी बातें सोच रही हूँ। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? जो इंसान लड़कियों से फ्लर्ट करता हो, उसके साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? फिर वो खुद ही इन सारी बातों को सर से झटक देती। लेकिन दिल के एक कोने में बलाज की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता पनपने लगी थी। आज उसे पता चला था कि बलाज के वालिद ऑफिस आ रहे हैं, जो कि उसके मामू के बहुत अच्छे दोस्त थे। ऑफिस में खूब गर्मा गर्मी थी और तैयारियां हो रही थी। हर कोई अपने कामों में मसरूफ था। बलाज भी बार बार आकर चेक करता कि उसके सारे वर्कर्स अपने काम ठीक से कर रही हैं या नहीं। इफ्रा भी आज बहुत मसरूफ रही। थोड़ी देर बाद आज बलाज के वालिद रुस्तम साहिब ऑफिस में आए। सबने उनका अच्छे से इस्तकबाल किया। असल में वो खुद भी पहले से ऑफिस में बैठा करते थे, लेकिन आज से 3 माह पहले उनको चाइना वाली कंपनी में जाना पड़ गया था और कल वो वापस आए थे। और अब आए के देखे तो सही, बेटे ने कंपनी को कैसे चलाया है। वो बलाज को कुछ बातों पर शाबाशी दे रहे थे और कुछ में मेन मैनेजर भी निकाल रहे थे कि यहाँ पर तुमने गलती की है, ऐसे नहीं ऐसे करना था। इफ्रा खामोशी से बस देखती रही। वो सेक्रेटरी थी, उसे उनके पास होना लाजमी था। बलाज के वालिद ने इफ्रा की तरफ अपना रुख किया, बोली, "बेटी, आपका क्या नाम है?" इफ्रा ने अपना तारुफ कराया तो बलाज बोला, "बाबा, ये आपकी दोस्त सरफराज साहब की दौसत से यहाँ आई थी और आप ही ने बोला था ना कि इनको जॉब पर रखना है।" तब रुस्तम साहब उठे और इफ्रा के सर पर प्यार दिया और बोले, "बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। मुझे बलाज सब बताता रहता है। तुम्हारे आने से पहले काम ठीक हुए हैं। तुम बहुत अच्छा काम करती हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब कल चाइना से कुछ लोग आ रहे हैं। उनके साथ मेरी एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है। ये मीटिंग मैंने अपने घर में ही अरेंज की है। उनको फुल प्रोटोकॉल देना है। बलाज, तुम हर हाल में कल मुझे घर नजर आओ और ज़रूरी पॉइंट्स भी याद कर लेना। और इफ्रा, तुमने भी कल शाम हमारे घर लाजमी आना है। तुम सेक्रेटरी हो ना, तुम्हारा होना वहाँ बहुत ज़रूरी है।" तब इफ्रा बोली, "मैं सर रात को कैसे आ सकती हूँ आपके घर?" तब रुस्तम साहब बोले, "मैं तुम्हारे मामू से खुद बात कर लूंगा। गाड़ी तुम्हें पिक एंड ड्रॉप दे देगी, लेकिन तुम्हें हर हाल में आना है।" वो खामोश हो गई। अगले दिन मीटिंग बहुत अच्छे से रही। इफ्रा भी टाइम पर पहुंच गई थी। मेहमानों के जाने के बाद इफ्रा ने रुस्तम साहब से कहा कि मुझे घर ड्रॉप करवा दे। तब उन्होंने बलाज को आवाज़ दी कि जाओ, इफ्रा को उसके घर ड्रॉप करके आओ। इफ्रा तो घबरा ही गई कि बलाज के साथ कैसे जाए वो बोली, "नहीं नहीं सर, अब रहने दे, मुझे ड्राइवर के साथ भेज दे।" उसकी इस बात पर मिसेस रुस्तम भी बहुत इम्प्रेस हुई। उनको तो देखते ही इफ्रा बहुत पसंद आ गई थी। बलाज बोला, "मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, चलो, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ।" उन दोनों से बातें ही रुस्तम साहब और उनकी अहलिया ने गौर से एक दूसरे को देखा और वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, "क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? तुम्हें याद होगा ना, सरफराज, जो मेरा जिगरी
यार था और हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। ये उसी की भांजी है। और देखो तो ज़रा, दोनों एक साथ चलते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या कहती हो? इन दोनों की शादी ना करवा दे? तब बलाज की माँ बोली, लड़की तो प्यारी है, मुझे भी पसंद आई है, लेकिन पता नहीं वो लोग हमारे साथ रिश्ता करेंगे या नहीं। तब रुस्तम साहब बोले, ये तो मुझ पर छोड़ दो, वो सरफराज उनको मना लेगा। और बेशक वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बहुत खुददार लोग हैं, पैसे के पीछे भागने वाले नहीं है। और हमें उनसे अच्छी बहू और कहीं नहीं मिलेगी। मैंने ऑफिस वालों से भी इफ्रा की बहुत तारीफें सुनी है। रुस्तम साहब खुशी से बोले। फिर कुछ ही दिनों में वो लोग रिश्ता लेकर इफ्रा के घर पर थे। और इफ्रा के दो पांव तले से जैसे जमीन ही निकल गई थी कि ये अचानक बलाज ने रिश्ता क्यों भेज दिया। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि बलाज को तो इस बारे में अभी इल्म ही नहीं। फिर ऐसा हुआ कि रुस्तम साहब, सरफराज साहब और इफ्रा के वालिद को रिश्ते के लिए मनाकर ही उठे और बोले, अब से इफ्रा हमारी बेटी है और आप लोगों के पास अमानत है। वो लोग बहुत सी मिठाइयाँ और फल ले आए थे। अगले दिन जब इफ्रा ऑफिस गई तो बलाज पहले की तरह नॉर्मल बिहेव कर रहा था। वो बहुत हैरान थी कि बलाज ने तो मुझे ऐसी कोई बात ही नहीं की। और ऊपर से उसे ये भी पता था कि वो दूसरी लड़कियों से बात करता है, लेकिन फिर सोचा कि क्या मालूम वो ऐसे ही फ्लर्ट करता हो और असल में मुझे पसंद करता हो। वो गौर से सारा दिन बलाज का रवैया देखते रही, लेकिन उसे कुछ भी नया नहीं लगा। वो पहले की तरह उसे काम बता रहा था। इफ्रा भी मुतमईन होगी कि क्या मालूम बलाज ऑफिस में ही कोई बात करना चाह रहा हो। उसके घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे कि उनकी बेटी का रिश्ता इतनी ऊंची जगह से आया है। और वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हाँ तो कर दी थी, लेकिन अब तैयारियों में मसरूफ हो गए थे, क्योंकि सरफराज ने इनको बताया था कि वो लोग जल्दी शादी करने का इरादा रखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इफ्रा को अब ऑफिस से हटवा लें, कुछ दिन घर रहकर ये आराम कर ले। आखिर को बाद में तो वो अपने शौहर के साथ जाकर इसे सब कुछ संभाल ही लेना है ना। इफ्रा की माँ ने कहा तो सब उनकी बात से मुत्तफिक हो गए। आज जब बलाज घर आया तो उसे अपने माँ बाप बहुत ज्यादा खुश नजर आए। वो हैरत से बोला, आज खैरियत तो है ना? आप दोनों बहुत खुश खुश नजर आ रहे हैं। तब रुस्तम साहब बोले, बात ही खुशी की है, तुम भी सुनोगे तो खुश हो जाओगे। लेकिन जब बलाज की माँ ने इफ्रा से उसका रिश्ता तय होने की बात उसे बताई तो एकदम सोफे से उठ खड़ा हुआ और बोला, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझसे पूछे बगैर मेरी जिंदगी का इतना अहम और बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं आप? और उस लड़की से जो मेरे ऑफिस में काम करती है? क्या हो गया आप लोगों को? दोनों मियाँ बीवी बलाज की इस कदर गुस्सा करने पर परेशान हो गए थे। रुस्तम साहब बोले, इफ्रा बहुत अच्छी लड़की है और बहुत खूबसूरत भी है, और मुझे तो लगता है कि तुम खुश रहोगे और हम तुम्हें सरप्राइज देंगे कि हम उन लोगों के घर जाकर तुम्हारा रिश्ता की बात करके और तय करके आए हैं। रुस्तम साहब कुछ परेशानी से बोले। तब वो बोला, भाड़ में गई आप लोगों की उनके साथ बात करना, और भाड़ में गया सरप्राइज। मैं इफ्रा के साथ शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी एक दोस्त को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। उसको ऐसा बोलना था कि उसकी माँ ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ बालाज के मुंह पर दे मारा और बोली, क्या मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है कि तुम अपनी माँ और अपने बाप के सामने इस अंदाज में इस कदर ऊंची आवाज में बात करो? ये क्या तरीका है बात करने का? और कान खोल कर सुन लो, तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हारी शादी अब वहीं होगी जहाँ हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। और बस चलो, जाओ यहाँ से अब अपने कमरे में। माँ की इस दबंग अंदाज में उसे दो टोक जवाब देने पर पलाज गुस्से से पांव पटकता हुआ अपने कमरे में आ गया। बेशक वो लड़कियों से बात करता था, लेकिन सिर्फ फोन की हद। लेकिन नौशीन को वो पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। नौशीन थी भी बहुत खूबसूरत और अमीर। 2 साल हो गए थे उनके रिलेशन को। वो तो सही वक्त के इंतजार में था कि घर बात करेगा और नौशीन से शादी करेगा। लेकिन आज उसके घर वालों ने उसके सर पर एक बम फोड़ दिया था। जब उसने नशीन को ये बात बताई तो वो बहुत गुस्सा कर रही थी, लेकिन किसी का गुस्सा काम नहीं चला गया। उसे अपने माँ बाप की बात मानना ही पड़ी। और एक दिन ऐसा आया कि इफरा जो उसके ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी थी, उसकी बीवी बनकर उसके घर में
उसके कमरे में आ चुकी थी। और बालाज सारी रात दूसरे कमरे में सोच कर टहलता रहा कि किस मुंह से वो इफ्रा का सामना करे, वो किस मुंह से वो नशीन का सामना करे। जहां तक इफ्रा की बात थी, उसे अब बलाज के रवैये से मालूम हो गया था कि उससे शादी करना नहीं चाहता था। लेकिन एक बात थी कि उसके गुस्से से बात नहीं कर रहा था। जब भी कोई बात करता तो आराम से करता। बलाज कमरे में आया जब उसने देखा, जब सुबह हो गई और इफ्रा बेड पर यूं ही रात वाले कपड़ों में सो रही थी, उसकी मासूमियत ने उसके कदम अपनी तरफ खींच लिए। वो गौर से उसे देख रहा था। वो इफ्रा तो नहीं लग रही थी जो उसके ऑफिस में सारा दिन भाग भाग कर काम करती थी। बिलाशुबह वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बलाज के दिल को कुछ हुआ, लेकिन फिर वो सर झटकता हुआ वापस ड्रेसिंग रूम में चला गया। अगले दिन उनका वलीमा था। हर फंक्शन बखैर आफियत सर इंजाम पा गया। सब रुस्तम साहिब और बलाज की माँ ने इफ्रा को समझाया कि ये हमारा बलाज बहुत अच्छा है। बाहर पढ़ने गया था तो बस इसे लड़कियों से बात करने का चस्का लग गया था। तब तुम उसकी बीवी हो, तुम्हें ही अब उसकी आदत को छुड़वाना होगा। और कोई गुनाह नहीं करता, लेकिन उसकी बहुत सारी दोस्तें लड़कियां हैं। तुम अपनी मोहब्बत से उसका दिल बदल देना। हमें तो तुम दिलो जान से पसंद हो, और बलाज को भी इंशाल्लाह किसी न किसी दिन पसंद आ ही जाओगी। और वो समझ जाएगा कि बाहर की लड़कियां ऐसी होती हैं। असल में उसकी मोहब्बत की हकदार उसकी बीवी है। इफ्रा ने बस रुस्तम साहब से एक बार कहा था कि जब आपका बेटा मेरे साथ शादी करने के लिए राजी नहीं था, तो आपको यूं जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। तो रुस्तम साहब बोले, तुम दोनों भी बच्चे हो, तुम लोग वो कुछ नहीं दे सकते जो हम देख सक रहे हैं। और इंशाल्लाह तुम दोनों बहुत अच्छी जिंदगी गुजारोगे। फलाद जब भी इफ्रा की जानिब देखता, पहले तो उसे गुस्सा था, लेकिन फिर सोचता कि उसमें इफ्रा का क्या कसूर है। उसके माँ बाप ने ही उसे बताए बगैर इस तरह बड़ा फैसला कर लिया था। और वो तो लड़की है, वो क्या कर सकती थी। आज वो उसके पास जब बेडरूम में आया तो बोला, क्या करती रहती हो तुम घर में सारा दिन। इफ्रा बलाज की यूं मुखातिब करने पर थोड़ी नर्वस हुई और बोली, मैं कुछ भी नहीं करती, सारा दिन बस बोर होती रहती हूँ। कभी अंकल आंटी के साथ बैठकर थोड़ी बातें कर लेती हूँ, या फिर बाहर पौधों को देखती हूँ। काम तो मुझे कोई यहाँ करने नहीं देता, तो बस फ्री रहती हूँ। तब बलराज बोला, तो फिर ऑफिस ज्वाइन कब करोगी, तुम्हारी सीट तो खाली पड़ी है, और बहुत सारे काम होते हैं ऑफिस में जो मुझसे अकेले नहीं संभाले जाते। तो मैं तो कहता हूँ कि ऑफिस आया करो, अपना काम किया करो जैसे पहले करती थी। बलाज को ऐसे कहने की देर थी कि इफ्रा खुशी से खड़ी होकर बोली, आप सच कह रहे हैं ना, मैं दोबारा से वैसे ही ऑफिस जा सकती हूँ। तब बलाज बोला, हाँ, इसमें कौन सा कोई इतनी बड़ी बात है, शादी ही तो हुई है ना तुम्हारी, और तो कुछ भी नहीं हुआ तो आओ और पहले की तरह काम करो। मोस्ट वेलकम। और सुबह टाइम पर रेडी रहना, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर इफ्रा ने खुशी से सर हिलाया और बहुत एक्साइटेड थे वो ऑफिस उसकी ऑफिस जाने के लिए। अगले दिन जब वो टाइम पर तैयार होकर नीचे नाश्ते की टेबल पर आई तो उसके सास ससुर सवालिया नजरों से उसे देखने लगे। तब उसने जो बात उन्हें बताई, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोले, बेस्ट ऑफ लक, अब तुम ऑफिस में एक वर्कर की हैसियत से नहीं बल्कि मालिक की हैसियत से जा रही हो। मुल्जिम साहब ने फोन करके ऑफिस में वलीद को बता दिया था कि मेरी बहू आज दफ्तर आ रही है, उसका ग्रैंड वेलकम होना चाहिए। और हुआ भी वैसा ही। इफ्रा बहुत खुश थी। उसने वीडियो कॉल पर सब अपने दोस्तों को दिखाया, वो भी बहुत खुश थी। एक दो बार वो उससे मिलने भी आ चुकी थी, और जारिया तो ये कहती थकती नहीं थी कि देखा, मेरी दुआएं रंग ले आई, और मेरी दोस्त इतनी बड़ी कंपनी में वर्कर की हैसियत से उठकर मालिक बन गई। वाह भाई वाह, अल्लाह जिसे चाहता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो इफ्रा, जो तुम्हें इतनी खूबसूरत शौहर और ये मालो दौलत मिला। जबकि इफ्रा ऊपर से तो मुस्कुराती रही, लेकिन ये बात तो उसका दिल ही जानता था कि उसके शौहर ने बस उससे पहले की तरह ही बात करना शुरू की थी। वो तो उसके पास भी नहीं आता था, लेकिन वो तो किसी को भी बताकर अपना तमाशा नहीं करना चाहती थी। वो पहले की तरह बलास के साथ उसके ऑफिस में गई। एक साइड पर उसका छोटा सा ऑफिस भी बना दिया गया था। अभी वो बैठी ही थी कि एक लड़की बेतकल्फी सी ऑफिस का शीशे का दरवाजा जोर से खोलकर अंदर आई। उसने हाई हील्स बहुत तंग जीन्स में पहनी हुई थी,
और शर्ट तो इतनी छोटी थी कि उसका आधा पेट नजर आ रहा था। हाथ में नाजुक सा पर्स था। देखने में वो एक नकचढ़ी लड़की लग रही थी। और आते ही बलास के साथने वाली टेबल पर अपना पर्स पटक कर बोली, इसको बाहर भेजो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बलाज को बेशक उसका ये अंदाज पसंद नहीं आया था। फिर वो बोला, योशीन, तुम बैठो यहाँ। जबकि ये सारा मंजर देखती हुई इफ्रा उठी और ऑफिस से बाहर आ गई। बाहर ऑफिस वाले भी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसे बहुत रोना आया। उसे ऑफिस में ही किसी ने बताया था कि नफीम नाम की लड़की के साथ बालात सर का चक्कर चल रहा है। लेकिन ये बात सच होगी उसे कभी सोचा भी नहीं था। और वो लड़की यूं दिन दहाड़े मुंह उठाए उसके ऑफिस में उसके पास आ गई थी। और वो उसके बोलने के अंदाज से भी लग रहा था कि उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इफ्रा को रोना आ रहा था। वो अपने पुराने केबिन में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि नौशीन और बलाज ऑफिस से निकलकर बाहर गाड़ी की तरफ जा रहे थे। तब उसकी साथ वाली लड़की बोली, मैम अफरा, ये जो लड़की है ना नौशीन, जो सर के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, मेरे मामू का बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। उसने मुझे बताया था। क्या वहां उसकी उसकी कंपनी के मालिक के साथ भी इस लड़की का चक्कर था। ये एक अयाश किस्म की लड़की है, लड़कों को फंसाती है और माल बटोरती है। आप अपने शौहर को इससे बचा लें। इफ्रा के तो हाथों के तोते ही उड़ गए। वो ऐसी लड़कियों को अच्छी तरह जानती थी जो बला जैसे मर्दों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाती और उनको लूट कर रफू चक्कर हो जाती। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह उसकी सच्चाई अपने शौहर के सामने लाए। उसने दिल से दुआ की कि वो एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो बलाज के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। कुछ दिनों से बलाज की तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन उसने इतना सीरियस नहीं लिया। ऊपर से उसे नौशीन की भी बहुत टेंशन दे रही थी। वो बार बार उसे शादी का बोल रही थी और बलाज अपने माँ बाप को धोखा देने का सोच भी नहीं सकता था। बेशक वो नौशीन को पसंद करता था, लेकिन वो इतना खुद मुख्तार नहीं हुआ था कि माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ले। नौशीन बोल रही थी कि इसके नाम एक घर और एक गाड़ी लगवाए और इससे शादी करे। कुछ मिली जुली सी टेंशनें और ऊपर से ये मौसम की तब्दीली की वजह से उसे आज बहुत तेज बुखार था। जब वो ऑफिस से घर आया तो उसकी आंखें और चेहरा सुर्ख हो रहा था। इफ्रा भी उसके साथ ही ऑफिस आई थी और वो भी चुपचाप अपने शौहर को देखती रही। घर पहुंचकर वो गिरने के से अंदाज में बेड पर गिरा और अपने हाथों से सर को जोर से दबाने लगा। इफ्रा ने अपने जूते उतारकर साइड पर रखे और दुपट्टा अपनी साइड पर रखकर आई और बोली, हाथ हटाए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। बलाज बहुत हैरान हुआ और बोला, क्या तुम मेरा सर दबाओगी? तो इफ्रा बोली, जाहिर सी बात है, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपकी बीवी हूँ, आपको कैसे तकलीफ में देख सकते हो। मैं सर दबा देती हूँ, आप आराम से लेट जाए। बलाज हैरान होता लेट गया और फिर बहुत वो हल्के हाथों से बलाज का सर दबाती रही। बलाज को नौशीन की बात याद आ रही थी कि एक दिन मजाक में वो बोल रही थी कि मुझसे टिपिकल बीवियों वाले चोचले नहीं होते। और जो औरतें अपने शौहरों की खिदमत में लगी रहती है ना, खाने बना बना कर देती हैं, उनको दबाती हैं, तो मुझे जहर लगती है। और तुम मुझसे भी कभी ऐसी उम्मीद मत रखना। उसके दिल को कुछ हुआ। इफ्रा की कदर उसके दिल में बढ़ने लगी और उसकी कुर्बत उसके दिल में हलचल मचा रही थी। उसने एक हाथ से इफ्रा का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया और दूसरे हाथ से इफ्रा उसका सर दबाती रही। थोड़ी ही देर बाद बलाज गहरी नींद में चला गया था, जबकि इफ्रा पास बैठी उसकी खूबसूरत चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देख रही थी। बेशक उस इंसान को अल्लाह ने बहुत खूबसूरती से नवाजा था। इफ्रा ने धीरे से बलाज के माथे पर आए बाल साइड पर किए और धड़कते दिल को संभालती हुई उसके पास से उठ गई। अगली सुबह याद से उसे मेडिसिन दी, लेकिन वो आराम करने के हक में बिल्कुल भी नहीं था। फिर वो दोनों दफ्तर आ गए। कुछ देर बाद इफ्रा ने एक नौजवान को बलाज के कमरे में जाता हुआ देखा। थोड़ी देर बाद बलाज भी उसके साथ ऑफिस से बाहर जाने लगा। हाथ के इशारे से इफ्रा को बता गया कि मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। बलाज, यार, मुझे और तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ऐसा पहली बार है कि मैंने किसी लड़की से मिलने जाना है।
तेरा तो बड़ा तजर्बा है ना, इसलिए तुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है। मेरी उससे एक सेमिनार में मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं उससे दिल पर हार बैठा हूँ। आज उसने मुझे दोबारा एक होटल में मुलाकात के लिए बुलाया है। तो तुम थोड़ी देर मेरे साथ चलोगे क्या? बलाज बोला, चलो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कैसी है तुम्हारी पसंद। आमिर बोला, मेरी पसंद को देखकर तुम देखते ही रह जाओगे। आमिर शोक लेजिम बोला। बलाज बोला, ऐसा क्या है उसमें? आमिर बोला, वो तो तुम्हें उसे देखकर ही मालूम होगा ना। वो तुम्हें बहुत खूबसूरत लड़की लगेगी और बहुत जल्द हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। वो दोनों साथ चलते एक टेबल पर आकर बैठ गए थे। तब आमिर ने मैसेज किया कि हम लोकेशन पर पहुंच गए, तुम कब तक आ रही हो? तब उसने 5 मिनट में आने का बोला और अगले 5 मिनट बाद आने वाली शख्सियत को देखकर बलाज के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि ये हाल नशीन का भी था। आमिर बोला, बलाज, ये क्या है? वो लड़की, उसका नाम नौशीन है और हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हम बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। नौशीन नजरें चुरा गई। उसे नहीं मालूम था कि वो अपने साथ बलाज को ले आएगा। वो ये नहीं जानती थी कि बलाज ही आमिर का दोस्त है। और बलाज हैरान था कि ये लड़की अभी से थोड़ी देर पहले ही मैसेज पर बात कर रही थी और शादी के लिए जोर दे रही थी, और आधे घंटे बाद ही वो किसी और शख्स के लिए साथ मिलने की पहुंच गई। वो किसी और शख्स से मिलने पहुंच गई थी। वो नशीन के इस धोखे से बिल्कुल टूट कर रह गया। अभी वो खड़ा ही था कि एक शख्स तकरीबन भागते हुए उस तक आया और आते ही नौशीन को जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हें अपने नन्हे से बेटे की फिक्र नहीं है? चलो, घर चलो। और बलाज और आमिर बोला, ये लड़की फितना है, फितना, इससे बच कर रहो। 2 साल पहले मेरी इससे शादी हुई थी, लेकिन एक दिन भी इसे सुकून का नसीब नहीं हुआ। पता नहीं कैसे इसको पैसों का लालच हो गया जो खत्म ही नहीं हो रहा। ये बोलकर वो नशीन को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन नौशीन भी उसे झटके से खुद तेजी से छोड़ते बाहर चली गई थी। पीछे उन दोनों दोस्तों का ऐसा हाल था कि काटो तो बदन में लहू ना हो। और हमें उसे शर्मिंदा था। दोस्त क्या सोचे, शादीशुदा है। उसे नहीं मालूम था बलाज का हाल इससे भी ज्यादा खराब है। वो तो उस 2 नंबर लड़की के लिए अपनी बीवी को भी धोखा दे रहा था। बलाज ने अपने दोस्त को हर किसने बताया था कि इस नशीन पैसे की शौकीन को पसंद करता है और इसे शादी करना चाहता है। आमिर शर्मिंदा सा होटल से निकल गया। घर आते ही वो बहुत शर्मिंदा था। कैसे करूं फिर का सामना, कैसे बनाऊं उसे, जिस लड़की में तुमसे दूर जा रहा हूं, वो तो एक नंबर की धोखेबाज और पैसे की लालची निकली। उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस मेरे पैसे से ही प्यार है। कैसे सामना करूंगा मैं तुम्हारा? कैसे कहूंगा बलाज इतना बेवकूफ था कि उससे शादी के ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसके बारे में कोई मालूमात ही नहीं की। जिसने कह दिया वही सच मान लिया, और वो तो घर में बात करने वाला था। नौसीन से शादी के लिए घर वालों से कहने वाला था। इफरत से अपने आप अपनी मोहब्बत की करवा दी थी। अब मैं तो नौशीन से पसंद की शादी करूंगा ना। अगर वो बात को लेता तो क्या इज्जत रह जाती इसकी उस घर में? क्या कहते घर वाले? ये है तुम्हारी पसंद, ये घटिया लालची और शादीशुदा लड़की? इसके लिए तुम इफ्रा जैसी मासूम लड़की को धोखा दे रहे थे? वो कैसे सामना करता सब घर वालों का? इसी परेशानी में वो घर आया तो उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी। आते ही बलाश ने इफ्रा को जोर से गले से लगाया और बोला, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें बहुत दुख दिया। तुम्हारे होते हुए नौशीन से चक्कर चलाया, तुम्हारे जज्बात की जरा भी कदर नहीं की। एक दफा भी ये नहीं सोचा कि ये सब देखकर तुम्हें कितनी तकलीफ होगी। मैं बस अपनी बारे में ही सोचता रहा, लेकिन आज आज मेरी आंखों के सामने ये सच आ गया है। मैं वादा करता हूँ कि तुमसे कि तुम्हें कभी कोई दुख नहीं आने वाला, और आज के बाद किसी भी लड़की से दोस्ती नहीं करूंगा, और तुमसे मैं हमेशा मोहब्बत करूंगा। प्लीज मेरी गलतियों को माफ कर दो और एक मौका दे दो अपने इस बेवकूफ शौहर को। आइंदा ऐसा नहीं होगा। बलाश ने इंतहाई शर्मिंदगी से कहा, और इफरा ने बलाश की तरफ मुंह देख कर मुस्कुरा कर देखा और कहा, मैं जानती थी आज नहीं तो कल सच आपके सामने आ ही जाएगा। तुम पहले नहीं जानती थी रोशीन की सच्चाई? बलाश ने हैरत से पूछा, हाँ जानती थी। मुझे भी किसी ने बताया था कि लड़की फ्रॉड है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था।
मैं बस दुआ ही कर रही थी कि अल्लाह इसका सच आपके सामने लेकर आए, और आज अल्लाह ने इसकी सच्चाई आपको दिखाई दी। मैंने आपको माफ़ किया क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप कितनी नासमझ और बेवकूफ़ हैं। और मुस्कुराहट दबाकर बोली तो बालाज हैरत से बोला, तुम अपने शौहर को बेवकूफ़ कह रही हो? बालाज ने बेयकीनी से पूछा, अब नौशीन जैसी लड़की को पसंद करेंगे तो समझदार थोड़ी बोलूंगी। वो तुर्की ब तुर्की बोली तो बालाज सर खुजाकर आहिस्ता से बोला, हाँ कह तो ठीक रही हो तुम, अच्छा खासा बिजनेसमैन हूं मैं, लेकिन पता नहीं नौशीन के मामले में मेरी अकल कहाँ चली गई थी। वो खुद पर हैरत करते हुए बोला था, कैसे इतनी आसानी से नौशीन की बातों में आ गया था। वो जो कहती रही वो सिर झुकाकर मानता रहा। मैं तो उसके दाम फ्लैट करने वाला था, बर वक्त उसका सच सामने आ गया, वरना वो बाप की मेहनत से बनाई प्रॉपर्टी जैसी लड़की पर लौटा देता। हो सकता है नौशीन के वक्त अकल घास चढ़ने गई हो, इफ़रा फौरन बोली, जिस पर वो दोनों हंसने लगे। बलाज ने उसका हाथ थाम लिया और मोहब्बत से बोला, क्या हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं? जानता हूँ मैंने पहले ही बहुत ज्यादा देर कर दिया, लेकिन मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता, ना ही रहना चाहता हूँ। जानता हूँ तुमने भी मेरा बहुत इंतजार किया, लेकिन आज मैं तुम्हारा इंतजार खत्म कर दूंगा। वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला तो इफ़रा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसने नजरें झुका ली, तुम्हारी मुंह दिखाई, और हनीमून ड्यू है मुझ पर। कहाँ जाओगी हनीमून के लिए? कहाँ टिकट बुक करवाऊं मैं? बलाच ने छेड़ने वाले अंदाज में पूछा, और उसकी बात पर इफ़रा को बहुत शर्म आ रही थी। वो आहिस्ते से बोली, जहाँ दिल करे ले जाए, मुझ पर मत छोड़े। मैं तो फिर बेडरूम की बुकिंग रखूंगा, ना खुद कहीं जाऊंगा ना तुम्हें जाने दूंगा। बलाज ने उसका चेहरा हाथों में लेकर कहा, नहीं नहीं, तुर्की चलते हैं। इफ़रात जल्दी से बोली कि कहीं वो सच में गर्मी न रह जाए। उसकी बात पर बलाज कहका लगाकर हंस दिया, चलो ठीक है, मैं तुर्की की सीट बुक करवा देता हूँ। अभी तो तुम मेरे साथ डिनर पर चलो, बाहर चलकर अच्छा सा डिनर करते हैं, और मम्मी पापा को भी बताते हैं कि वो बेफिक्र हो जाए। हम दोनों के दरमियान सब ठीक हो गया। उनके नालायक बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया, और उनके मासूम बेटे ने अपनी मासूम बीवी से माफी मांग लिया। अब तो न्यू मचलना हनीमून पर जाएंगे ना, उनके लिए कोई पोता होती का इंतजाम करेंगे ना, ताकि उन्हें भी कोई तसल्ली हो कि इनका बेटा वाकई अपनी जिंदगी में संजीदा है। मलाज इफ्रा को देखकर शरारत से बोला तो इफ्रा पोता पोती पर चौंक गई। ये क्या पोता पोती? वो हैरत से बोली, क्योंकि अभी तो उसने ऑफिस जाना शुरू किया था। इतनी जल्दी? वो ऑफिस जाना छोड़ना नहीं चाहती थी। हाँ तो तुम क्या चाहती हो? और 2 महीने बाद वो लोग मुझसे कहें कि घर में कोई खिलौना होना चाहिए, कोई पोता पोती चाहिए, इससे पहले मैं उनके लिए इंतजाम ना कर दूं। वैसे भी तुम्हें नहीं लगता इतने बड़े घर में रौनक के लिए 2-4 बच्चे होने चाहिए? बच्चे खेलते कूदते रहेंगे तो मम्मी पापा का दिल भी लगा रहेगा। और ऑफिस की फिक्र मत करो, अपना ही ऑफिस है, जब दिल करे आ जाया करना, जब दिल करे चली जाया करना। घर में मम्मी तो है ना, वो बच्चे खिला लेंगी, टेंशन नहीं लो। खड़े खड़े उसने खुद ही सब प्लान कर लिया था। ये प्लानिंग समझ से इफरान के सर से गुजर गई थी, और इफरान ने सर हिला दिया। उफ, जल्दी से तैयार हो जाओ यार, कैंडल लाइट डिनर है, फिर चलते हैं, बहुत इंजॉय करेंगे। बला से एयरी पर वो तैयार होने चल दी थी। सूट कलर के हल्के फुल्के काम वाला सूट पहने, लंबे बालों को खुला छोड़े, शौक सा मेकअप किए वो आईने के सामने खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रही थी। जब बलाज वॉशरूम से नहा कर निकला, उसे देखकर उसे सीटी बजाते उसके करीब आकर बोला, ओहो, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी सेक्रेटरी प्लस बीवी इतनी खूबसूरत है। उसके बाद पर इफ्रा शर्मा गई, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तुम अभी से शर्मा रही हो? वो हंसते हुए बोला, कुछ कहे बगैर उस शर्म से लाल हो गई। अभी तो मैं तुम्हें बहुत मौके दूंगा शर्माने के, ठीक है ना? वो बेबाकी से बोला तो इफ्रा घबरा कर 2 कदम पिछड़ी और बोली, 8 बज गए हैं, जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है। समझ रहा हूँ, मुझसे दूर भाग रही हो। बलाश ने आगे बढ़कर अपने गले से लगाकर कहा, चलो डिनर पर आकर बात करता हूँ। अभी जाकर मम्मी पापा के पास बैठो, उन्हें बताओ कि हम डिनर के लिए जा रहे हैं, और साथ में ये भी बता देना कि मैं कितना मासूम हूँ। मैंने तुमसे माफी भी मांग ली है। वो बाहों को खोलकर बोला, और इसकी इस बात पर इफ्रा मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गई। लाउंज में आई तो उसके सास ससुर बैठे कुछ बातें कर रहे थे। उसे देखकर सास बोली, बेटा कहीं जा रही हो क्या?
जी, बलाज डिनर के लिए लेकर जा रहे हैं। मुझे बलाज को अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिस लड़की की वजह से वो मुझसे भाग रहा था, वो एक धोखेबाज और लालची लड़की थी। आज बलाज के सामने उसका सारा सच आ गया था। उसने शर्मिंदा होकर मुझसे माफ़ी माँगी और मैंने उसे माफ़ भी कर दिया। आहिस्ता-आहिस्ता वो सब बता देगी, जिस पर आंटी ने खुश होकर उसे गले लगाया और कहा, "बहुत अच्छा किया बेटा, जो तुमने इसे माफ़ कर दिया। मुझे पता था तुम बहुत समझदार हो।" अंकल भी बोले, "मैं जानता हूँ तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए तो मैंने बलाश से तुमसे शादी करवाई थी। अब सारी तारीफ बहू की करते रहेंगे या फिर मेरी भी कुछ तारीफ करेंगे?" पीछे से बलाश शरारत से बोला, "तुम्हारी क्या तारीफ करें? तुम तो कम अकल और अपनी इतनी प्यारी बीवी को छोड़कर किसी और लड़की के चंगुल में फंस गए थे।" अंकल ने उसे गुस्से से कहा, "सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी लड़की होगी।" बलाश शर्मिंदगी से बोला, "अच्छा चलो, अब हमारी बहू ने तुम्हें माफ कर दिया तो हमने भी तुम्हें माफ कर दिया।" उसकी सास खुश दिली से बोली, "वो मम्मी पापा हमें दोनों हनीमून के लिए तुर्की जाना चाहते हैं।" अच्छा, कहकर सास ससुर एक दूसरे को देखने लगे। फिर अचानक उसकी सास ने पूछा, "हनीमून याद आ गया, तुम्हें पहले ही बताओ, तुमने बहू को मुंह दिखाई में क्या गिफ्ट दिया है?" सास की बात पर इफ़रा शर्म से सर झुका गई, जबकि बला चौंका, फिर खुद को संभाल कर बोला, "ओह, मम्मी तो वही लेने जा रही हैं।" हम्म। उसे बात बनाकर खुद को बचाया तो सब हंसने लगे। इफ़रा का हाथ थाम कर बाहर निकल गई। जिंदगी उनको देखकर मुस्कुराने लगी।